एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाहुजा लॉ एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेंटेनेंस सीआरपीसी, जो कि आज के सीआरपीसी और पुराने सीआरपीसी बीएनएसएस और सीआरपीसी दोनों के अंदर टॉपिक अवेलेबल है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें दोनों को में पढ़नी है, दोनों को समझना है। आज की इस टॉपिक में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है उनको। तो आइएगा मेरे साथ एक बारी नजर मारते हैं और अपना टारगेट शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी ऑफ मेंटेनेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो मेंटेनेंस की बात करता है। अब मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस अगर मैं एज अ वर्ड बात करूं तो इट इज नॉट डिफाइंड इन द सीआरपीसी। सीआरपीसी में इसका वर्ड कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है। मेंटेनेंस की जब बात की जाती है तो अगर मेंटेनेंस डेफिनेशन आपको उठानी है तो आप हामा की सहायता ले सकते हो। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और उसके अलावा एक आम आदमी को अगर आपको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे? रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ साथ इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर उसकी शादी के रीजनेबल एक्सपेंसेस, तो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अब अनमैरिड डॉटर के केस में उसकी शादी के खर्चा, उसकी शादी का खर्चा हमें देना है, लेकिन रीजनेबल खर्चा, दैट रीजनेबल इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब भैया क्लास 1 ऑफिसर की शादी है तो क्लास 1 ऑफिसर के हिसाब से खर्चे, और एक नॉर्मल लेमैन की शादी है, नॉर्मल कॉमन मैन की, मिडिल मैन की शादी है, तो उस हिसाब से हम जो है रीजनेबल एक्सपेंसेस देंगे। अब ये रीजनेबल एक्सपेंसेस क्या होंगे? दैट इज ऑल्सो नॉट कैटेगराइज्ड, वो कहीं पर भी कैटेगराइज्ड नहीं है, कहीं पर भी वो डिफाइन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये रीजनेबल एक्सपेंसेस को हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे? या तो मैंने जैसे कहा कि एक रिक्शा वाले की बेटी, उदाहरण के तौर पर, तो रिक्शा वाले की बेटी का जो है खर्चा उस हिसाब से किया जाएगा, उसके पिताजी की जो इनकम है। वहीं पर अगर कोई टाटा बिरला है, कोई अंबानी है, तो उनकी शादी का खर्चा उस हिसाब से किया जाएगा। तो आइएगा अब फर्दर प्रोविजंस की हेल्प करते हुए मेंटेनेंस को पढ़ते हैं सीआरपीसी के उद्देश्य से। सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं तो 125 से लेकर 128 जो है चैप्टर, ये रिलेट करता है आपका किससे? मेंटेनेंस से। अब बात की जाए मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? इट एम्ड एट प्रिवेंटिंग स्टारवेशन। इसका मतलब क्या है कि स्टारवेशन मतलब भूख को खत्म करना है, भूख को खत्म करना है। वेग्रेंसी इन द सोसाइटी। सब्जेक्ट ऑफ दिस provision is a civil in nature. The provisions are applicable to all the persons belonging to all the religion and have no relationship with the personal law of the parties. तो भैया यहां से हम क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं? Have you any idea? तो भैया सबसे पहली चीज कि जो इसका पर्पस क्या है कि स्टारवेशन को खत्म करना है। किस चीज को खत्म करना है? स्टारवेशन को। अब स्टारवेशन मतलब कि भैया कहीं ना कहीं से भूख, रोटी, उसको हमें खत्म करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो सिविल है इन नेचर, सिविल लॉ के पर्सपेक्टिव से या सिविल नेचर के पर्सपेक्टिव का इसका जो है मेन उद्देश्य है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए कि जो भी पर्सन, द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल द रिलीजन, मतलब ये रिलीजन के ऊपर जो है नहीं आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों रिलीजन्स जो हैं वो 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस की आपको मेंटेनेंस इसमें नहीं मिलेगी। आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, अल्लाह को मानते हो या राम को मानते हो, आप जो है मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी क्लेम कर सकते हैं। तो अब बात की जाए कि ये पर्सनल लॉ क्या है,
अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पर्सनल लॉ क्या है, इससे इसका कोई भी मैटर नहीं करता है। पर्सनल लॉ क्या है, इससे इसका कोई भी मैटर नहीं करता है। वेदर आई एम अ हिंदू, वेदर आई एम अ मुस्लिम, वेदर आई एम अ क्रिश्चियन, ऑल द लेडीज, ऑल द पर्सन्स जो भी यहाँ पर ऑथराइज्ड है या जो जिनको भी 125 जो है मेंटेनेंस देता है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Who are entitled to maintenance? अब बात की जाए 125 क्लास 1 की। अगर मैं बात करूं 125 क्लास 1 में, तो भैया वहां पर मेंटेनेंस, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके सामने कि मेंटेनेंस डिफाइन नहीं है, मेंटेनेंस इज नॉट डिफाइंड। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर कौन ले सकता है, तो कौन ले सकता है, इसमें जो है बेसिकली हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, वाइफ से लेकर और पेरेंट्स तक का, चाइल्ड तक का सफर जो है हम यहाँ पर तय करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस कब मांगी जाती है? इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। भैया अब मेरी फैमिली ने मुझसे मेंटेनेंस मांगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे मेरे मेंटेनेंस मांगी, मैंने दे दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन द मोमेंट यहाँ पर गड़बड़ कब होगी? जब उन्होंने मांगा, मैंने नहीं दिया, जभी तो कलेश होगा, जभी तो तलवारें खिंचेंगी, जभी तो कोर्ट की याद हमें आएगी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सफिशिएंट मींस है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनको अच्छे से पाल सकती हूँ, उनको अच्छे से दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं देती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कौन कौन क्लेम कर सकता है? आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं वाइफ की। अगर मैं बात करूं लीगली वेडेड वाइफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है? लीगली वेडेड वाइफ। भैया कानूनी रूप से आपकी ब्याहता पत्नी जिसको कानून ने ऑथराइज किया है आपकी बीवी के रूप में, लीगली वेडेड वाइफ है। वेदर एग्जिस्टिंग, या तो एग्जिस्टिंग है या डाइवोर्सी है। तो यहां पर वाइफ की अगर मैं बात करूं तो वाइफ के पर्सपेक्टिव में 3 बातें आती है, एग्जिस्टिंग, डाइवोर्सी। वाइफ जो है या तो एग्जिस्टिंग है या डाइवोर्स्ड वाइफ है, या ऐसी वाइफ जिसने डाइवोर्स को ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन्ड डाइवोर्स। तो वाइफ हो गई 3 प्रकार की। अब तीनों ही वाइफ्स जो हैं वो लीगली वेडेड वाइफ की डेफिनेशन में आती है ना, तीनों वाइफ जो है लीगली वेडेड वाइफ की डेफिनेशन में आती है। तलाकशुदा है लेकिन वो ले सकती है, तलाक दिया हो या तलाक ना दिया हो, उसने खुद ने लिया हो, वो यहां पर 125 में आपकी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आइएगा, लेकिन इसमें एक चीज है, एक चीज क्या है? जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारे अंदर, हमारे इस कंसेप्ट में, कि वो दोबारा शादी, until she gets remarried, वो क्लेम यहां पे लिखा है अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये अदर कंडीशंस सेटिस्फाइड की बात करूं तो ये क्या, कौन सी कंडीशंस है? तो ये अदर कंडीशंस की जो सेटिस्फाई करने की बात है कि भैया तलाकशुदा बीवी ले सकती है until वर्ड पर दोबारा फोकस कीजिएगा, until she gets remarried, जब तक वो रीमैरिड, she gets remarried। तो ये है आपका वाइफ के सिनेरियो में, यहां पर याद रखिएगा। तो पत्नी जो है ले सकती है, तलाकशुदा पत्नी ले सकती है, या वो पत्नी जिसको नहीं तलाक लिया है वो ले सकती है। कब तक ले सकती है? जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती। द मोमेंट वो दूसरी शादी की, मैडम आप दूसरे पति की जिम्मेवारी हो, हमारा रास्ता अलग हो चुका है। अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात की जाए मैरिज की। मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर हम जाए तो वाइफ ऑफ, एक तो वैलिड मैरिज होती है, एक वॉइडेबल मैरिज होती है। वैलिड मैरिज की तो लेगी फॉर श्योर भैया, वो तो उनसे तो आप बच ही नहीं सकते। अब आते हैं वॉइड मैरिज है। वॉइड मैरिज की जब मैं बात करूं तो वॉइड मैरिजेस में कुछ केस लॉस भी हमारे इंक्लूड करते हैं, उन्हीं के साथ हम आज की इस क्लास को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अब आते हैं सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2005 का ये केस है, लैंडमार्क केस है, ये याद रखिएगा। इस केस में क्या कहा गया था सविताबेन सोमाभाई वाले में? इट वॉज हेल्ड दैट वाइफ अंडर सेक्शन 125 इंक्लूड्स ओनली लीगली वेडेड वाइफ, के भैया 125 के तहत वही वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जो कि आपकी लीगली वेडेड वाइफ है।
और कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। उसके बाद therefore wife of the second marriage जो कि bigamous marriage है is not entitled to the maintenance even if she is unaware of the first marriage। भैया यहां पर दो बातें कही गई, एक तो भाई लीगली वेडेड वाइफ जो है वही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और जो सेकंड मैरिज से जो वाइफ आई है यानी कि जो बाइगेमियस मैरिज की जो बात करता है उसके पर्सपेक्टिव में हम चलते हैं। तो बाइगेमियस मैरिज की अगर मैं बात करूं, बाइगेमियस मैरिज की जो पत्नी है वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस की, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको पहली शादी का पता था या नहीं पता था, मैडम आप मेंटेनेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती हैं, ये कहा गया है 125 में इन द सविताबेन सोमाबाई केस। अब आते हैं दूसरे केस में जो रिसेंटली आया, और ये रिसेंटली केस आया आपका 2014 में, ये रिसेंटली केस आया आपका 2014 में। इस केस में बादशाह गोडसे वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, ये केस जो है एक दूसरा लैंडमार्क जजमेंट था जिसने जो सविताबेन वाला जो हमारा केस था उसके पॉइंट को बिल्कुल तब्दील कर दिया, उसके पॉइंट को बिल्कुल तब्दील कर दिया। हेल्ड दैट द वाइफ ऑफ सेकेंड बाइगेमियस, जो सेकेंड वाइफ है जो कि बाइगेमियस मैरिज से पत्नी बनी है आपकी, मतलब दूसरी शादी से जो पत्नी बनी है उसके बारे में entitled to the maintenance but when she is aware of the first marriage then no maintenance। तो भैया यहां पर जो सविताबेन वाला जो पॉइंट था ना उसको ऑनरेबल कोर्ट ने पलट दिया, उसको बेसिकली चेंज करते हुए क्या कहा कि अगर सविताबेन वाले में हमने क्या पढ़ा था कि मेंटेनेंस के लिए हमें कोई भी पर्सपेक्टिव पर चाहे वाइफ को पता है नहीं पता है नहीं मिलेगी सेकंड वाइफ को, लेकिन यहां पर जो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर सेकंड मैरिज की जो वाइफ है, अगर आपकी जो सेकंड मैरिज की जो वाइफ है ना उसको पहली शादी के बारे में नहीं पता, शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फर्स्ट मैरिज, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अगर उनको पहली शादी के बारे में नहीं पता है, लेकिन द मोमेंट उनको पता है तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, ये कहा गया। अब आते हैं वाइफ ऑफ वॉइडेबल मैरिज। अब बात की जाए वॉइडेबल मैरिजेस की। वॉइडेबल मैरिजेस जैसा कि आपको पता है ये वैलिड होती है अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड वॉइड। ये दीज आर दोज मैरिजेस जिनको जब तक आप वैलिड ही डिक्लेयर करोगे जब तक कि ये बेसिकली कोर्ट के द्वारा वॉइड ना डिक्लेयर करा दी जाए। तो यहां पे क्या कहता है, सच मैरिज इज वॉलिड टिल इट इज नॉट अवॉइडेड। सो यहां पर जो वॉइडेबल मैरिज की जो वाइफ है, वॉइडेबल मैरिज की जो वाइफ है, शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। वॉइडेबल वाइफ की जो मैरिज है, जो वॉइडेबल मैरिज से जो वाइफ आई है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आइएगा अब आते हैं वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। तो भैया अगर मैं बात करूं वुमेन इन लिव इन रिलेशन, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ये तकरीबन पिछले 5 से 6 सालों में आपको लगातार देखने को मिलता ही है। लिव इन रिलेशन, हाँ जी, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है लेकिन अब ये हमारे समाज का भी एक हिस्सा बन गया है लिव इन रिलेशन। लेकिन कथित रूप से अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह कहा गया कि अजय भारद्वाज वर्सेस ज्योत्सना का केस आया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसमें क्लियर कट मेरे भाई ये कहा गया कि मैडम आप लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मैडम आप लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो यू आर नॉट सपोज टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ब्याहता पत्नी ले सकती है, लीगली वेडेड वाइफ ले सकती है, आप तो लिव इन पार्टनर हो, आप तो अभी आप दोनों की शादी ही नहीं हुई। तो आइएगा एक बारी नजर डालते हैं। holding that section 125 was incorporated in order to avoid vagrancy and destitution, and the same has now been extended by the judicial interpretation to the partners of live-in relationship। तो भैया लिव इन रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है ना उसको बेसिकली
ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक्सपेंड किया गया, उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक्सपेंड किया गया। यहां पर ये याद रखिएगा, अ वुमेन कैन क्लेम, यहां पर ये कहा गया कि आप जो है लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, तो यहां पर जो क्लियर कट क्या कहा गया, अ वुमेन कैन क्लेम अंडर सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मेंटेनेंस फ्रॉम द पार्टनर। तो भैया यहां पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर, तो जो मेन पॉइंट हमारे सामने आता है कि अगर डोमेस्टिक रिलेशन में आप रहते हैं तो आप डीबी के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 125 सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ जो है वो एंटाइटल है मेंटेनेंस क्लेम करने की, एंड यू आर नॉट द लीगली वेडेड वाइफ, यू आर नॉट द लीगली वेडेड वाइफ। अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड जो है उनके बारे में बात करते हैं। अब बात की जाए तो लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड की, वेदर मैरिड और नॉट, यहां पर माइनर है, क्या कीवर्ड है, माइनर, मतलब अभी छोटा है। वेदर मैरिज जो है और नॉट एबल टू मेंटेन, यहां पर जो मेन सिनेरियो है कि वेदर मैरिड और नॉट, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैरिज हुई है, वेदर मैरिड और नॉट एबल टू मेंटेन इटसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, तो ऐसे सिचुएशन में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। तो भैया सबसे पहली अगर मैं बात करूं मैरिज और नॉट, इससे हमें कोई भी पर्सपेक्टिव में जाने की जरूरत नहीं है। द मेन कीवर्ड इज के माइनर है, लेकिन अपनी को आपको मेंटेन नहीं कर सकता है। लड़की शादीशुदा है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं कर सकता तो भैया वो पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा पढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पे जो है माइनर की बात कर रहे थे हम। अब माइनर तो बेटा भी हो सकता है, माइनर बेटी भी हो सकती है। कोई माइनर का स्पेसिफिक दायरा है कि माइनर बेटा होगा या बेटी होगी, या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। तो यहां पे क्या है कि बेटा हो या बेटी हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वो माइनर है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इफ दैट पर्सन इज माइनर तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अंडर 125 सीआरपीसी। यहां पर अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, जो कि हमारे मेजर की बात करता है। मेजर, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड एक्सक्लूडिंग द मैरिड डॉटर व्हेन द चाइल्ड बाय द रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी अनएबल टू मेंटेन। अब जो मेन पॉइंट आता है वो क्या आता है मेरे भाई, एक बार आइएगा प्यार से। यहां पे क्या कहता है कि लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेजर के पर्सपेक्टिव पे भैया 20 साल का जवान लड़का है, ठीक है, लेकिन पैरालाइज्ड है, तो मेन कीवर्ड क्या आएगा, ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। भैया इधर से उधर उंगली ना हिलाई जा रही है अगले से, तो वो कहां से अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यहां पे जो कीवर्ड है हमारा वो ये है कि ड्यू टू मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर मैरिड है और मेजर है, मैरिड और मेजर डॉटर, तो भैया ऐसी सिचुएशन में शी इज नॉट हेल्ड लायबल टू क्लेम मेंटेनेंस। यहां पर जो मेन कीवर्ड आता है ना कि आप जो है अगर शादीशुदा है बिटिया और मेजर हैं, तो आप अपने पति की जिम्मेवारी है, पिताजी से रास्ता आपका अलग हो चुका है, पिताजी से अब आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं, ये कहा गया 125 के अंदर। अब आइएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ 125 का क्लॉज नंबर 1, फादर और मदर। फादर और मदर जो है वो दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हिज इंक्लूड्स हर।
अब हिज इंक्लूड्स हर का पर्सपेक्टिव में मैं जाऊं तो व्हाट डज इट मीन्स, हिज इंक्लूड्स हर। अब हर की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो भैया हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपको बेटी हो अधिकार मिलता है, तो बेटी है तो भैया प्रॉपर्टी में अधिकार मत लीजिए, सिर्फ जिम्मेवारियों में भी अधिकार आपका बनता है। लेकिन यहां पर जो मेन पॉइंट आता है कि फ्रॉम पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम बोथ सन एंड डॉटर, और ये बात आई विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम स्वामी के केस से, जो कि 1987 यानी कि 1987 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पर कहा गया कि भैया आप जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बेटे से भी अपनी बेटी से भी, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। उसमें कंडीशन क्या डाली इन्होंने, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट एक ही डाली, और वो क्या डाली आइएगा। It further held that before ordering the maintenance in the favor of the parents against their married daughter, the court must be satisfied that the daughter has sufficient of her own independently of the means or the income other than of her husband. तो भैया अपने खुद का पैसा कमाती हो, ब्याहता बेटी से एक माँ बाप मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है if she is having independent सोर्स ऑफ इनकम। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसका तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सो इन दैट सिचुएशन शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। वो अपनी पेरेंट्स से को जो है मेंटेनेंस दे सकती है। लेकिन अगर वो खुद ही जो है अपने माँ बाप को मेंटेन कहां से करेगी, जब वो खुद ही अपने पति से महीने का खर्चा ले रही है। तो डिपेंडेंट जो है, खुद से एक डिपेंडेंट जो है वो दूसरे को डिपेंडेंट कैसे रख सकता है। यही बात विजय मनोहर वाले केस में कही गई कि जो पेरेंट्स हैं वो मैरिड डॉटर से क्लेम कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट शी इज हैविंग हर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम अदर देन द इनकम जो कि उसके पेरेंट्स जो कि उसके हस्बैंड्स की है और उसके परिवार की है, तो ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये एक लैंडमार्क केस है, याद रखिएगा। शी इज एंटाइटल्ड टू द क्लेम मेंटेनेंस बट हर रिफ्यूजल अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मेंटेनेंस वुड डिसएंटाइटल टू गेट फुल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर जो मेंटेनेंस वाला जो मेन पॉइंट है ना, वो यहां पर क्या है कि जो है मेंटेनेंस मिलेगी, माँ बाप वाली जो मेंटेनेंस है वो मिलती है माँ बाप को, लेकिन बट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कि अगर उसके ऊपर खुद से ही एक लाइबिलिटी है, खुद से ही अगर शी इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स या डिपेंडेंस ऑन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड या हस्बैंड पे, तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड, वो रिफ्यूज कर सकती है। अब आइएगा, व्हेन द मेंटेनेंस इज क्लेम्ड बाय द वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड अप्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग वाइफ। भैया ये जो है मेंटेनेंस वाला जो पॉइंट है वो एग्जिस्टिंग वाइफ पर आपका अप्लाई कब कर सकता है, कि एग्जिस्टिंग वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस कब क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर वो अडल्ट्री में ना रहती हो, अगर वो अडल्ट्री में नहीं रहती है तो एग्जिस्टिंग वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये चीज इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, ये चीज अपने को इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। अब आइएगा, शी मस्ट नॉट रिफ्यूज विदाउट जस्ट ग्राउंड, कि भाई अगली जो है अपने बाप के घर जाके बैठ गई या विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड वो मेंटेनेंस जो है नहीं ले पा रही है, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड वो मेंटेनेंस जो है के लिए कैसे मांग सकती है, मेंटेनेंस कैसे मांग सकती है। अगर उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, जाके अपने पिताजी के घर बैठ गई, मैडम पिताजी के घर बैठिए लेकिन आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप जाकर उनके पास बैठ रही हैं। तो ऐसे में ओनली इन दैट सिचुएशन की उसके पास अगर वैलिड रीजन है तो ही शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, तो ही उसको मेंटेनेंस जो है बेसिकली मिल सकता है। यहां पर आइएगा, शी मस्ट नॉट बी लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी आती है वो कंडीशन आती है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से, देखो 13B की जो एप्लीकेशन लगती है या म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये पिक्चर में नहीं आएगा, आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, यू आर म्यूचुअली सेपरेट हो गए हैं। तो अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस।
अब इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात की जाए तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं। अब उससे पहले इंटरिम मेंटेनेंस को समझना जरूरी है। व्हाट डज दिस इंटरिम मेंटेनेंस मीन्स? अब भैया रेगुलर मेंटेनेंस मिल रही है, रेगुलर मेंटेनेंस के एप्लीकेशन आपने फाइल की 15 मार्च 2022 को और आपको मिलती है, ये लगा के चलिएगा, 15 अक्टूबर 2022 को। तो अब इस दौरान 15 मार्च से 15 अक्टूबर 2022 के बीच में क्या आपके खर्चा नहीं है? रोटी नहीं खाओगे, कपड़ा नहीं पहनोगे, या दवाइयों का खर्चा नहीं है, या मेडिकल एक्सपेंसेस, या किसी भी प्रकार से वकील का भी खर्चा होता है भैया, तारीख पे जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक इंटरिम मेंटेनेंस अलॉट की जाती है। इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाए तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज डिस्पोज ऑफ की जाएगी। यहां पर जो ये 60 डेज है ना, इसको इंपॉर्टेंट कीवर्ड मार्क कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं, एन ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम मेंटेनेंस इज नॉट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर एंड देयरफॉर रिवीजन इज नॉट बार्ड। तो इंटरिम मेंटेनेंस जो है ना, ये कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है आपका, इसकी जो है रिवीजन बार नहीं की जाती है। ये चीज दिमाग के कंप्यूटर की बत्ती में जला लीजिएगा कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर ना होने के कारण इसकी जो है, इसके पर्सपेक्टिव में अगर मैं जाऊं तो इसकी रिवीजन जो है इट इज नॉट बार्ड। और ये बात हेल्ड की गई इन सुनील कुमार सबरवाल वर्सेस नीलम सबरवाल 1991 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्रॉम विच डेट इंटरिम मेंटेनेंस जो है आपका दिया जाएगा एंड हाउ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में बी एग्जीक्यूटेड। तो अब बात की जाती है इंटरिम मेंटेनेंस हम देंगे, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस कब से देंगे भैया, कहां से देंगे? तो समय सीमा के बारे में आइएगा एक बारी नजर डालते हैं, बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ मेरे साथ। द कोर्ट में ऑर्डर मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो भैया अगर जनरल पर्सपेक्टिव में मैं जाऊं तो डेट ऑफ ऑर्डर से भी हो सकती है या डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी हो सकती है। ये जो पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज साहब, इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अगर बात की जाए वन लाइनर्स के पॉइंट में तो इन्फोर्समेंट जो है 125 की या ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, तो 125 से लेकर 128 वाले जो प्रोविजंस है वो इससे रिलेट करते हुए प्रोविजंस है। आइएगा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर passed under 125 clause 1, it has been made obligatory by section 128 to supply a copy of order free of cost of the parents have more than one children, they can claim maintenance from any of them। तो भैया यहाँ पर दो पॉइंट की बात की गई है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि जो 128 के तहत कॉपी की बात करता है कि कॉपी जो है ना एग्जीक्यूशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। अब मेंटेनेंस की बात कर रहे थे हम पेरेंट्स की भी, तो पेरेंट्स क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। स्टेप मदर वाला पॉइंट भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी या आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा स्टेप पेरेंट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माँ बाप के दो बच्चे हैं तो मेंटेनेंस किससे क्लेम करेगा? भैया माँ बाप की मर्जी है, बेटे से भी करे बेटी से भी करे, ये कहीं पर भी लायबिलिटी नहीं है कि बेटे से ही होगा या बेटी से ही होगा, ये चीज याद रखिएगा। फादर, यहाँ पे बात की जाए तो फादर की अगर मैं बात करूं इंक्लूड्स एडॉप्टिव फादर की अगर बात करूं तो एडॉप्टिव फादर, बट ही कैन क्लेम एनी मेंटेनेंस फ्रॉम इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड इट इज डज नॉट इंक्लूड्स द स्टेप फादर। भैया एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इलेजिटिमेट फादर होता है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। या स्टेप फादर की अगर मैं बात करूं, स्टेप फादर जो है यहां पर जो मेंटेनेंस के पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना तो एडॉप्टिव फादर, नेचुरल फादर, ये सभी इसमें आते हैं, बट ही कैन नॉट क्लेम एनी मेंटेनेंस फ्रॉम इलेजिटिमेट चाइल्ड। वो इलेजिटिमेट चाइल्ड से कोई भी मेंटेनेंस किसी भी प्रकार की क्लेम नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, ये चीज का याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मदर की बात की जाए तो मदर जो है कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम इलेजिटिमेट चाइल्ड
बिकॉज सच चाइल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अदर। अब बात की जाए लेजिटिमेट हुआ या इलेजिटिमेट हुआ, माँ तो माँ है, माँ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, माँ तो माँ है, माँ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आइएगा, यहां पर जो माँ की डेफिनेशन है वो अडॉप्टिव मदर भी है। स्टेप फादर नहीं ले सकता है लेकिन स्टेप मदर ले सकती है। लेकिन उसके लिए एक केस आया कीर्तिकांत भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया कि अगर स्टेप मदर कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस बट कैन क्लेम इन व्हाट सिचुएशंस, अगर वो चाइल्डलेस विडो है, मतलब उसका खुद का अपना बच्चा नहीं है। और दूसरी चीज क्या कही गई, एंड शी हर पेरेंट्स हर हस्बैंड इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर उसका पति जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता है तो ऐसी सिचुएशन में वो मेंटेनेंस के लिए अपने स्टेप चाइल्ड से जा सकती है, स्टेप चाइल्ड के पास जा सकती है। आइएगा, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस, अब एक बारी क्विकली रिव्यू डालते हैं। फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस, द पर्सन फ्रॉम whom मेंटेनेंस इज क्लेम्ड मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स, उसके पास खुद की जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि वो खुद से तो अपना खर्चा निकाले और दूसरा अपने माँ बाप या अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को मेंटेनेंस दे सके। The person claiming maintenance, he must be held to have means to support his wife, child's, son and parents। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भैया सफिशिएंट मीन्स है, आपकी पॉकेट में इतना है कि आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, आप उनको अच्छे से खिला पिला सकते हो, लेकिन आप दे नहीं रहे हो। नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजल, भैया अगर मांगा और दिया तो कोई दिक्कत परेशानी कोई कष्ट नहीं आएगा। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बोलूं तो दिक्कत कब खड़ी होती है, जब आपको पता है आपके पास है और आप देने से मना कर देते हैं, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और 125 पिक्चर में आता है। अब आइएगा, अब भाई तीसरे पॉइंट में, पर्सन क्लेमिंग मेंटेनेंस मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसके पास भी इतना नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। मेन चीज ये है, अब भैया खुद से सफिशिएंटली कमा रहे हो, आप भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस आप क्लेम कर रहे हो, आप बकायदा मुझसे ज्यादा कमा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहता है कि अगर जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है कि उसके पास इतना नहीं है कि वो अपने आप को अपना गुजार बसर कर सके, ये मेन पॉइंट है। अ वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड इज फिजिकली केपेबल, कई बार क्या होता है, अक्सर ये मैट्रिमोनियल केसेस में हमें देखने को मिलता है, वाइफ मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर देती है, ठीक है, फिजिकली कैपेबल है, पढ़ी लिखी है, refuses to maintain herself, the person in whose favor it is made or his guardians are the person to whom allowances are paid। तो भैया यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर वाइफ सफिशिएंटली उसके पास पैसा नहीं है लेकिन फिजिकली मेंटली पढ़ी लिखी एजुकेटेड परिवार है, इस पर बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कि वो उसको समय सीमा दिया जाएगा कि नौकरी आप जाकर ढूंढिए। मैम, दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है, किसी दिन आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 128 फर्दर प्रोवाइड्स दैट सच ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मे बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of parties and non payment of allowances due। तो भैया सेक्शन नंबर 128 को बात करता है इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट की बात कैसे की जाती है, सबसे पहले तो हम पार्टीज की आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टीज की आइडेंटिटी को हम वेरीफाई करते हैं। उसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले किसके फेवर में करना है, कौन उसका हकदार है, उसके पेरेंट्स हकदार है या उसके गार्जियंस हकदार है या उसके डिपेंडेंट हकदार है। तो वो वाला पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, कौन ले सकता है और किसके द्वारा वो एग्जैक्टली दी जाएगी। तो ये तीनों चीजें जब वेरीफाई हो जाती हैं तो 128 में एक ऑर्डर को इन्फोर्स कराया जाता है। आइएगा 125 क्लॉज 3, अगर मैं बात करूं, when respondent fails to pay maintenance of all or any of the installment without sufficient cause, magistrate may issue a warrant। तो यहां पर जो वन लाइनर के पॉइंट में हम बात कर लें, यहां पर मैं आपको डिस्ट्रेस वारंट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डिस्ट्रेस वारंट। भैया अगर पतिदेव ने मेंटेनेंस नहीं दिया
तो इस आपको 1 महीने तक की जेल हो सकती है। लेकिन जो मेन कीवर्ड है वो ये है कि ये 1 महीने की जो जेल है ना, ये 1 महीने की जेल आपके लिए पर्सपेक्टिव से अगर मैं जाऊं तो ये 1 महीने की जेल आपको लायबिलिटी से नहीं बचाती है, आपको फिर भी जेल पैसा तो देना ही पड़ेगा। पहले 1 महीने का देना था, 1 महीना आप जेल में रह के आ गए, अब 2 महीने का हो गया पेंडिंग। तो भैया यहां पर क्लियर कट याद रखिएगा, द पेनल्टी, जो पनिशमेंट आपको इंपोज की गई है वो आपको आपकी पेनल्टी से नहीं बचाती है। आइएगा, फर्दर ही इज एम्पावर्ड टू सेंटेंस सच पर्सन फॉर ऑल और एनी ऑफ पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वारंट तो उस पार्ट के लिए, उस समय सीमा के लिए आपको जो है बेसिकली यहाँ पर कहा गया बाय द ऑनरेबल कोर्ट कि आपको कुछ समय के लिए या कुछ हिस्से के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है जिस समय सीमा के लिए आपने पेमेंट या उसको जो है पैसा बेसिकली नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जेल में डाला जा सकता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पर, he may be imprisoned up to 1 month or until the payment whichever sooner is made। अब बात की जाए कि इसको कितने समय के लिए जेल में डाला जाएगा, तो 1 महीने तक, या जितना जो है जितनी जल्दी पेमेंट आ गई उतनी जल्दी अगले को आजाद कर दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, imprisonment imposed under the section is made of enforcement rather than made of satisfying the liability। तो भैया यहां पर अगर मैं पॉइंट बताऊं तो ये इम्प्रिजनमेंट, जैसा कि मैंने अभी कहा आपके सामने कि इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है कि आपको जो लायबिलिटी है ना, जो आपकी फाइन है, उससे बचाना नहीं है, उसके एडिशन में पनिशमेंट देना है, उसके एडिशन में हम आपको पनिशमेंट देते हैं। अब आते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट पर, हेल्ड इन पुंगुड़ी वर्सेस थंगरल 2013 का केस है। द लायबिलिटी कुड बी सेटिस्फाइड बाय ओनली मेकिंग एक्चुअल पेमेंट। इस केस में क्या कहा गया कि जो एक्चुअल पेमेंट है ना, उसी को पे करके आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, जेल में रहकर नहीं बच सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। पेमेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस वाइफ हैज टू अप्रूवल द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एंड फॉर द सिमिलर रिलीफ। भैया पेमेंट दिए बिना आप नहीं बच पाएंगे मेरे भाई, ये चीज का याद रखिएगा। आइएगा, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर द नॉर्मल रूल, जो नॉर्मल रूल है उसी को हम बेसिकली यहाँ पर फॉलो करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से जैसे कि और डिक्रीज को एग्जीक्यूट कराया जाता है और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है, वैसे ही इसको कराया जाता है। टू इश्यू डिस्ट्रेस वारंट, तो जो मैनर है वो सेक्शन 421 जो सीआरपीसी का है उसके तहत कराया जाता है। अब आते हैं सैलरी ऑफ हस्बैंड जो है वो भी अटैच की जा सकती है, इसके पर्सपेक्टिव में सैलरी जो है अटैच की जा सकती है। अगर आप पत्नी को डायरेक्ट नहीं दे रहे हो तो आप कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि आपकी सैलरी को जो बैंक अकाउंट है ना वही अटैच कर देगा, जो बैंक है आपका जिसमें अकाउंट है वही उसको अटैच कर देगा। अब आइएगा, इफ वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद जस्ट ग्राउंड दिस प्रोविजन टेक अवे द वाइफ राइट टू मेंटेनेंस विदाउट जस्ट ग्राउंड। अगर पत्नी जो है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेंटेनेंस का उसका अधिकार है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब आइएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जो मेन पॉइंट है कि इसका मेन पर्पस क्या है, सोशल जस्टिस प्रिवेल करना है महिलाओं के लिए, चाइल्ड्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। उसके अलावा नो अपील जो है, नो अपील एंड ओनली रिवीजन जो है इसकी फाइल होती है। 125 से लेकर 128 वाले जो प्रोविजंस हैं वो सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है, और पिटीशन कैन बी हर्ड ओनली बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फैमिली कोर्ट। दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए। थैंक यू।